आज हम भारत में 12वीं शताब्दी में तुर्कों की सफलता के कारण तथा उनकी तुलना में राजपूत राज्यों की पराजय के कारणों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी तथा उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिर शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने लगातार सल्तनत की सत्ता का विस्तार किया तथा उनके सामने एक एक करके सभी राजपूत राज्य पराजय स्वीकार करते चले गए। हालांकि यह संघर्ष बहुत लंबा चला, लेकिन अंततः भारत में एक तुर्क राज्य की स्थापना हो गई। इसी पृष्ठभूमि में हम आज इन सफलताओं और असफलताओं के कारणों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि सबसे पहला कारण नज़र आ रहा है कि तत्कालीन परिस्थिति में भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का सर्वथा अभाव था। जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया तो उत्तर भारत में ऐसा कोई भी एक साम्राज्य नहीं था जो कि मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य के समान ही शक्तिशाली हो तथा भारत के सभी राज्यों को एकता के सूत्र में आबद्ध कर सके। अर्थात तत्कालीन स्तर पर राजनीतिक विखंडता भारत की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, क्योंकि उस समय भारतीय राज्य अनेक राजपूत राज्यों में विभक्त थे जिनकी विदेश नीति में एक रूपता का सर्वथा अभाव था। दूसरा शासक बड़ी जो कारण था वो था तत्कालीन राजपूत शासकों में परस्पर असमानता की भावना या संघर्ष की भावना विद्यमान थी। विशेष रूप से राजपूत राज्य जैसे कि चौहान, राठौर, गहड़वाल, चालुक्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट इत्यादि जो थे उनमें निरंतर आपसी संघर्ष चलते रहते थे, जिसके कारण वो किसी भी एक विदेशी शक्ति के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल हो जाते थे। एक और महत्वपूर्ण बात है राजनीतिक अंतर्दृष्टि का अभाव। जैसे कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लगातार एक आक्रमण के असफल हो जाने पर वो दूसरा आक्रमण करते थे और पुराने आक्रमण की असफलताओं से सीख लेते हुए नए आक्रमण में उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते थे। जैसे कि हम मोहम्मद गौरी को देखते हैं, वो भारत में 2 बार पराजय हुआ, लेकिन उसने अपनी पराजयों से सबक लेते हुए आगे एक नए आक्रमणों की श्रृंखला स्थापित कर दी। लेकिन भारतीय राज्यों में से कोई भी राज्य इन विदेशी शक्तियों के खिलाफ इस प्रकार की किसी भी आक्रमण की श्रृंखला का आरंभ नहीं कर सका। यदि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 के युद्ध में पराजित कर दिया था तो उसको ये चाहिए था कि वो पूरी तरह से पंजाब के क्षेत्र से गौरी को हटा दे, लेकिन उसको केवल युद्ध में पराजित करके वह संतुष्ट हो गया और फिर अगले आक्रमण का इंतज़ार करता रहा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय राज्यों की गलती थी। एक अन्य बात है सरहदों की उपेक्षा। सरहदों से उपेक्षा से तात्पर्य है कि भारतीय राज्यों ने अपने पश्चिमी सीमांत पर किसी भी प्रकार की दुर्ग श्रृंखला या गुप्तचर प्रभावी व्यवस्था का निर्माण नहीं किया, जिससे वो सीमांत क्षेत्र में ही मुसलमानों के आक्रमणों को रोकने में सक्षम हो जाते। जैसा कि हम देखते हैं कि बलबन जैसे शासकों ने बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सीमांतीय क्षेत्रों में बड़े पैमानों का दुर्ग का निर्माण किया ताकि वो मंगोलों के आक्रमण को रोकने में सफल हो सके। लेकिन इस प्रकार का कोई भी प्रयास राजपूत राज्यों के राजा द्वारा पश्चिमी भारत के संदर्भ में नहीं किया गया। दूसरा, तुर्कों की तुलना में राजपूतों की गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत ही शिथिल थी, जिसके कारण उनको विदेशों से होने वाले आक्रमणों का बिल्कुल अंत समय में ही पता चलता था और पूर्व तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलता था। भारतीय राज्यों की पराजय का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण सामंतवाद था। सामंतवाद के कारण एक केंद्रीकृत सेना का निर्माण करना लगभग मुश्किल हो चुका था, जिसके कारण अब एक राजपूत शासक अपनी सेनाओं को इकट्ठा करने के लिए अपने सामंतों पर निर्भर करता था। ये सामंत एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा और द्वेष करते थे और युद्ध के क्षेत्र में
एकीकृत रणनीति का इस्तेमाल करने के बजाय अपने ढंग से युद्ध को लड़ते थे। अब हम सैन्य कारणों पर विचार करें तो ये भी महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि तुर्कों के द्वारा बहुत ही अग्रगामी सैन्य रणनीतियाँ भारत में अपनाई गई थी, जैसे कि तुलगमा युद्ध पद्धति, तोपखाने का प्रयोग। इस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग, कभी रणनीतियों का प्रयोग भारतीय राज्यों के द्वारा नहीं किया गया। इसके अलावा भारतीय राज्य रिजर्व सेनाओं को बहुत कम रखा करते थे। वो हमेशा एक साथ अपनी पूरी सेनाओं को युद्ध के मैदान में झोंक दिया करते थे। इसके विपरीत तुर्क सेना जो थी वो एक एक करके, उसके एक एक स्तर करके युद्ध के मैदान में उतरते थे, और अंत समय में जब पूरी राजपूत सेना थक जाती थी तो तुर्क सेना का अंतिम दस्ता जो पूरी तरह से तरोताज़ा होता था वो मैदान में उतरकर हारी हुई बाजी को भी पलट देता था। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि भारतीयों की सेना में हाथी बहुत होते थे घोड़ों की तुलना में, जबकि तुर्क जो थे वो मुख्य रूप से घोड़े पर लड़ने वाले वीर थे। इन परिस्थितियों में राजपूत जांबाज कई बार युद्ध के मैदान में जब हाथियों पर तीरों का प्रहार होता था तो अपनी ही सेना को रौंद डालते थे, अर्थात ये हस्ती सेना खुले मैदान में शत्रु का आसान शिकार बन जाती थी। पराजय के कारणों में सामाजिक कारणों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यदि तत्कालीन भारत की जाति व्यवस्था को देखा जाए तो उस दौर में भारत में वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर रूप में थी और अस्पृश्यता का भाव बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण सेना में एक विशेष वर्ग की कभी भर्ती हो ही नहीं पाती थी, जिसके कारण सुरक्षा का भार केवल शासक वर्ग तथा उनके समकक्षों पर ही रहता था। और अनेक बार जब कभी विदेशी शक्तियां भारत पर आक्रमण कर देती थी तो आम जनता का अपने देशी राज के साथ किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित नहीं हो पाता था, क्योंकि वो इस राज्य में प्रताड़ना की स्थिति में रहते थे। साथ ही में हम देखते हैं कि जो तुर्क राज्य था वो समानता की भावना पर आधारित था, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं था, जिसके कारण उनमें अपने धर्म विस्तार के साथ साथ राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षाएं भी छुपी हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक कारण, ये सभी कारण भारत में तुर्क राज्य की स्थापना और राजपूत राज्यों की पराजय के कारण रहे, जिसको हमें आसानी से समझा जा सकता है।